अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिव कल इस्लामाबाद में बातचीत कर रहे होते, लेकिन दोनों देशों की सहमति से यह बातचीत टल गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप के मुताबिक जल्द ही यह तारीख तय कर ली जाएगी। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के बारे में पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद पर कार्रवाई को सकारात्मक करार दिया है भारत ने। इस बीच विदेश सचिव एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश सचिव से फोन पर बात भी की है, लेकिन जैश-ए-मोहम्मद का सरगना आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर गिरफ्तार हुआ है या नहीं, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि उन्हें इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। क्या यह संभव है कि किसी देश में आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है या नहीं, इसके बारे में वहां की सरकार को ही पता ना हो? क्या पाकिस्तान अब भी पैंतरेबाजी कर रहा है? इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ भारत और पाकिस्तान से मेहमान है, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बाद से साफ लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान की बातचीत अब पटरी पर नहीं लौट पाएगी, और हुआ भी वही। 15 जनवरी को होने वाली विदेश सचिव की बातचीत फिलहाल टल गई है। इसका ऐलान पाकिस्तान की ओर से किया गया है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के मुताबिक शुक्रवार को होने वाली बातचीत नहीं होगी और अगली तारीख भी तय नहीं हुई है। इसके लिए दोनों देश संपर्क में हैं। Both the countries are in contact to firm up the date for the meeting of the two foreign secretaries. As to the second question, I am not aware of any such meeting. पाकिस्तान अब पल पल पैंतरेबाजी कर रहा है। बुधवार तक पाकिस्तान की मीडिया में खबर थी कि जैश के सरगना मसूद अजहर को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को इस खबर की जानकारी ही नहीं। Well, I think I chose my words very carefully that I am not aware of such arrest. देश में क्या चल रहा है ये पाकिस्तान सरकार को पता ही नहीं है। वहीं पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ वही घिसी पिटी बातें बोल रहे हैं। हम पड़ोसियों से बेहतर संबंध चाहते हैं। I firmly believe that shared prosperity is the real and only lasting prosperity. We cannot maintain peace within unless there is peace without. This is what underpins my approach to a peaceful and friendly neighborhood. पाकिस्तान पठानकोट एयरबेस हमले को लेकर बिल्कुल संजीदा नहीं है और आतंकवाद को लेकर वो सिर्फ झूठ और दिखावा कर रहा है। पाकिस्तान की इस पैंतरेबाजी पर भारत सरकार ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपसी सहमति के साथ ये रीशेड्यूलिंग हुआ है। ये नहीं है कि हमने यूनिलैटरली कोई एक ऐसा कदम लिया है और पाकिस्तान उससे नाखुश है। ये दोनों विदेश सचिवों ने आपस में बातचीत की और आपसी सहमति के साथ ये फैसला लिया गया कि बहुत निकट भविष्य में इनको पुनर्निर्धारित करेंगे। पाकिस्तान की धोखा नीति पर विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार देश की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं ले रही है। कि जब मौलाना अजहर मसूद पकड़े नहीं गए तो फिर ये खबर किसने चलाई? ये सब चीजें ऐसी हो रही हैं जैसे कि मजाक बना हुआ है। देश की सुरक्षा के साथ मजाक बना हुआ है। पाकिस्तान के इस रवैये से कई सवाल खड़े होते हैं। अगर आतंकी मसूद अजहर को हिरासत में नहीं लिया गया तो फिर पाक मीडिया ने क्यों झूठ बोला? मसूद अजहर को हिरासत में न लेना अब ये भी दर्शा रहा है कि पाकिस्तान सरकार को भारत ने जो पठानकोट एयरबेस हमले के सबूत दिए थे उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। साथ ही इस बात को भी बल मिल रहा है कि पाकिस्तान अमन नहीं चाहता और वहां की हुकूमत आईएसआई और फौज के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। ऐसे में भारत को पाकिस्तान की इस पैंतरेबाजी का गंभीरता से जवाब देना होगा। प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7। आपसी सहमति के साथ आज का मुद्दा में कुछ अहम सवाल इससे उठते हैं। सबसे पहला, क्या पाकिस्तान पठानकोट हमले के सबूतों को लेकर संजीदा नहीं है? दूसरा, क्या आतंकवादी मसूद अजहर की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान के मीडिया ने झूठ बोला? भारत से पहले ही विदेश सचिव की बातचीत टालने का ऐलान पाकिस्तान की क्या कोई नई पैंतरेबाजी है? क्या पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर महज दिखावा कर रहा है? और क्या भारत के सख्त रुख से पाकिस्तान सरकार दबाव में है? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से बीजेपी के उपाध्यक्ष प्रभात झा, पटना से कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा, बेंगलुरु से रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कॉमोडोर जीजे सिंह हमारे साथ हैं,
गुड़गांव से रणनीतिक मामलों के जानकार सुशांत सरीन और स्टूडियो में मेरे साथ है रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा। इसके अलावा पाकिस्तान से लाहौर शहर से स्काइप के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता नावेद चौधरी साहब। लेकिन शुरुआत मैं करना चाहूंगा सुशांत सरीन से, क्योंकि यहां पर कुछ खुलकर बोलने की जरूरत है। चाहे आप पाकिस्तान की बात सुने जहां से यह कहा गया कि मौलाना मसूद अजहर को गिरफ्तार किया गया है या नहीं, इसका हमें कोई इल्म नहीं है, और जब भारत उस पर रिएक्ट करने आया तो जो असल में भारत सरकार सोच रही है वो बातें खुलकर सामने नहीं आई। सुशांत सरीन, दो टूक बताइए, हो क्या रहा है? देखिए, इसमें एक मसला एक ये है कि अगर आपने किसी को गिरफ्तार करना है तो उसके ऊपर चार्ज क्या लगेगा। अब मेरे ख्याल पाकिस्तान जब ये कहता है कि उसको कस्टडी में लिया गया है या जिस तरीके की बात चली थी, वो जो एक बयान आया था वो एक बड़े सीनियर मंत्री का जो नवाज शरीफ के बड़े सहयोगी हैं और फौज में भी सेवा कर चुके हैं, उनका बयान था, जिन्होंने ये डिस्क्लोज किया था कि उसको कस्टडी में ले चुके हैं। अब किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए आपको एक एफआईआर काटनी पड़ती है, एफआईआर के लिए कुछ आपके पास मसौदा होना चाहिए। मेरे ख्याल वो स्थिति अभी पहुंची नहीं है। अगर उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ धकड़ की है तो उनको भी शायद किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन के क्लॉज के अंडर ही पकड़ा होगा, जब तक आप कोई केस नहीं बनाते। मेरे ख्याल ये अब इसका या तो पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल इस तरीके से हो सकता है कि ये जो कानूनी झोल है इसका इस्तेमाल करके जो दिखाने की चीज़ है वो दिखा दी जाए और फिर बाद में जो छोड़ने की चीज़ है वो छोड़ दी जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसकी मुझे संभावना कम लगती है कि आगे चल करके वो एक्चुअली जो अभी बात हुई है विदेश मंत्रालय से भी कि वो एक टीम को शायद भेजेंगे, तो वहां पर से वो सबूत वगैरह इकट्ठे करेंगे, केस बनाएंगे, केस फाइल करेंगे, और फिर मेरे लिहाज से जो इम्पोर्टेंट जो मापदंड होगा ये देखने के लिए कि कितने संजीदा हैं, वो ये होगा कि उस केस को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वो कौन सी अदालत में चलाया जाता है, और वो कितनी जल्दी तय होता है। लेकिन इस सारी प्रक्रिया में भी कुछ हफ्ते नहीं महीने लगेंगे, और उस दौरान आप इस सारे के सारे जो भारत पाकिस्तान के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था, इसको कैसे संभालेंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा दोनों सरकारों के लिए, खासतौर पर भारत सरकार के लिए। सुशांत सरीन हमारे साथ रहे। नावेद चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीपीपी के वरिष्ठ नेता हैं, और ऐसा एक बार लगा नावेद साहब, जब पिछले 4-5 दिन से मैं आपको सुन रहा था, आप और हम बात भी कर रहे थे लगातार, तो मुझे लगा कि कल का दिन एक तरह से आपका दिन था, इस तरह से कि आप जिस ऑप्टिमिज्म के साथ बार बार IBN 7 पर आकर ये कह रहे थे कि पाकिस्तान कुछ बड़ा करके दिखाएगा, और उसके बाद ये पाकिस्तानी मीडिया से खबर जैसे ही आई और हमने इसको उसी तरह बताया कि पाकिस्तानी मीडिया में बोला जा रहा है कि मौलाना मसूद अजहर को डिटेन कर लिया गया है, तो लगा कि आप जो कह रहे थे वो सारी बातें सही हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि स्केप्टिक्स कुछ ज्यादा सही है। नहीं, बातें तो सही निकली। देखें, अगर बातें गलत होती तो आपकी हुकूमत भी और हमारी हुकूमत ने जो आपस में मिलकर ये फैसला किया है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम आएगी, वो फिर ये बात ना तय होती अगर कोई पॉजिटिव स्टेप्स ना आ रहे होते। अब फिर जैसे टॉक्स को पोस्टपोन किया गया है कुछ नई डेट के लिए, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर भी कुछ आगे बातें बढ़ी हैं। तो मैं समझता हूं कि बातें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन नावेद साहब, ब्लैक एंड व्हाइट में अभी जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो क्या है? क्या एजेंसीज अभी मौलाना मसूद अजहर जो उनका एसेट है उससे पूछताछ अभी कर रही है? वो डिटेन्ड है, अरेस्टेड है, क्या लीगल पोजीशन है? जहां तक तो उनके एसेट की बात है, तो उनका एसेट है कि आपका एसेट है, बहस पे नहीं उलझना चाहता। अच्छा, इंडिया का भी एसेट हो सकता है मसूद अजहर? हाँ, यहाँ कल एक जनरल ने अपना रिटायर्ड जनरल ने टीवी पे आके कहा कि वो डबल एजेंट भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैं इस बहस में उलझना नहीं चाहता, क्योंकि ये हमारा क्या काम किया उन्होंने, थोड़ा ये भी तो याद दिला दें नावेद चौधरी साहब। मसूद अजहर ने क्या काम किया इंडिया का? भाई, यही सबसे बड़ा काम होता है कि आज इंडिया इस चीज के ऊपर अंडर प्रेशर कर रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि जी पठानकोट में इसने किया, तो इसमें भी एक रोल तो हो सकता है ना। मैं इसलिए इस बहस में नहीं उलझना चाहता। मैं असल बहस में ये है
कि जो लीगली पोजीशन है वो ये होती है कि डिटेंशन जब होती है तो उसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशन करके उसको प्रूव करना होता है, और प्रूव करके ही आप उसे फिर अरेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप अरेस्ट नहीं कर सकते किसी को भी। तो ये चीजें होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, एक मिनट आज आपके मीडिया पे भी और हमारी मीडिया पे भी ये चला कि PIA के एक ऑफिस पे वहां हमला हुआ, आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया उस बात को। तो इसलिए ये बातें बाद दफा फॉरेन मिनिस्ट्री हमारी भी नहीं एक्सेप्ट कर रही, आपकी भी एक्सेप्ट करती है, दोनों तरह से नहीं। यहाँ तो इंडिया में एकदम क्लियरली बोला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कई लोग कह रहे, ट्विटर पर देख लीजिए, सोशल मीडिया में देख लीजिए, कि जो ऐसा कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, टॉक्स के बीच में उनको कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपने अभी जो कहा उस पर सुशांत सरीन जल्दी से रिएक्ट करना चाह रहे, फिर मैं और मेहमानों के पास जाऊं। सुशांत जी, एसेट है इंडिया का मसूद अजहर? नहीं, ये एब्सोल्युटली बकवास बात है। अब मसूद अजहर एक्चुअली देखिए पाकिस्तान में ना, और जिससे हमारा जो शक और जो हमारे शुबहात हैं पाकिस्तान के ऊपर वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं, वो इसी तरीके के जो नॉनसेंसिकल सा एक एटीट्यूड हमारे को बयानात सुनने में आते हैं। इनके एक साबिक ISI के चीफ हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले एक पब्लिक टेलीविजन के प्रोग्राम में कहा कि हमारे को जिहादियों के ऊपर हाथ नहीं डालना चाहिए क्योंकि ये हमारी 3rd या 4th लाइन ऑफ डिफेंस है। अब अगर इस तरीके की मानसिकता के साथ आप डील कर रहे हैं तो फिर जो बाकी सब लोगों का, और मेरा भी काफी हद तक ये मानना है कि ये सारा का सारा एक नाटक चल रहा है। ये ऐसी पिक्चर है जो पहले भी चल चुकी है, लेकिन क्योंकि अब हम इस पिक्चर को देखने चले गए हैं तो पूरी जब तक पिक्चर, वही घिसी पिटी पिक्चर पूरी नहीं खत्म होगी तब तक हम इसको देखते रहेंगे, और उससे अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। पैसे तो हम खर्च चुके हैं। मेरे ख्याल ये वो वाली प्रक्रिया चल रही है। नहीं तो मसूद अजहर ने ना सिर्फ पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया, जो कि एक इनके ही साबिक DG ISI ने माना पार्लियामेंट के अंदर कि मसूद अजहर ने भारतीय पार्लियामेंट पे अटैक किया। मसूद अजहर ने और बहुत सारे कारनामे भारत में अंजाम दिए जिसमें सैकड़ों भारतीय मारे गए, और अगर उसके बावजूद वो भारत का डबल एजेंट है तो फिर शायद भारत भी पाकिस्तान का डबल एजेंट होगा पाकिस्तान की नजर में। नाविद साहब, क्विक रिएक्शन, फिर मैं आगे बढ़ूं। देखिए, मैंने ये बात ये कही कि जो यहाँ एक टॉक शो में किसी रिटायर्ड जनरल ने ये बात कही थी, मैंने तो बुक कोट की, मैं नहीं उनको ना डबल एजेंट कहता ना कुछ कहता, लेकिन अगर बैकग्राउंड में आप देखें, और वो फ्रिंज एलिमेंट है ना, आपकी मेन स्ट्रीम थॉट तो नहीं है ना जी? फ्रिंज एलिमेंट है ना जनरल साहब, तो कोई मेन स्ट्रीम थॉट तो नहीं है पाकिस्तान की। मैं तो वो बातें कह रहा हूँ जो यहाँ भी हो रही है, वहां भी हो रही है, इसलिए हमें बेहतर यहाँ लगभग ना के बराबर हो रही है। सिर्फ आप वो PIA के ऊपर एक जो छोटा सा वहां पर वैंडलिज्म हुआ है जिसको हम कंडेम करते हैं स्ट्रांगली, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ ऐसी कोई चीज आप बताइए जो आपको लग रही है अजीब है। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि मैंने 2-3 दिन से भी जब आपके साथ टॉक्स में आ रहा था तो मैं एक ही बात कह रहा था कि पॉजिटिव स्टेप्स आएंगे, और मैं अभी भी मुतमईन हूँ कि पॉजिटिव स्टेप्स आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब दोनों कौमें इस पे नहीं जा सकती कि हमें पुरानी जो गुजरे मुर्दे हैं वो उखाड़े और इसमें से देखें क्या निकला क्या नहीं निकला। हमें आगे फर्दर सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक डायलॉग नहीं होंगे, जब तक बातचीत नहीं होगी और जब तक माहौल बेहतर नहीं होगा। ठीक है, इस वक्त एक आपके यहाँ एक वाकया हुआ और उस वाकये की हमें अफसोस है, हम उसकी मजम्मत भी की, लेकिन उस वाकये के साथ अगर हम जोड़ के आगे हम टॉक्स नहीं बढ़ा रहे और इसके साथ से फिर रास्ते पे रुकावट डालेंगे तो फिर तो बैक टू स्क्वायर वन आ जाएगा जहाँ पहले हम चले गए थे। ठीक है नवेद चौधरी साहब, थोड़ा सा यहाँ पे पॉलिटिकल रिएक्शन भी सुन लीजिए, थोड़ा सा इंडिया से पॉलिटिकल रिएक्शन भी देख लीजिए। प्रेमचंद मिश्रा जी, कल जब हम डिस्कस कर रहे थे ठीक 24 घंटे पहले, तो उस समय माहौल ऐसा लग रहा था पाकिस्तान मीडिया ने सिलेक्टिव लीक जो उनको किया गया ऐसा दिखाया कि मसूद अजहर या तो अरेस्ट हो गया है या डिटेन हो गया है, और घंटों बाद उसका अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। पाकिस्तान के राह में पता ही नहीं क्या हुआ है। और कल कांग्रेस के कई नेता खुलकर कह रहे थे वेट एंड वॉच कीजिए। कई लोग कह रहे थे हमें विश्वास नहीं हो रहा कि पाकिस्तान एक्चुअली एक्ट कर रहा है। आपका रिस्पांस इस समय पाकिस्तान को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान कभी भी ऐसे मामलों में संजीदा नहीं रहा है, और कई बार भारत को, कई बार अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को इसी तरह के झूठ मूठ का अपना एक्शन हम ले रहे हैं, इस तरह का वो माहौल बनाते हैं कि नहीं नहीं हम एक्ट कर रहे हैं, अब हम इन चीज़ों को टॉलरेट नहीं करेंगे। तो ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब पाकिस्तान ने इस तरह की पैंतरेबाजी की है। ये उसके चरित्र का एक हिस्सा है, मैं कह सकता हूँ, उनकी कार्यशैली का एक प्रणाली का एक इतना हिस्सा है। तो कांग्रेस को कभी इस तरह की उम्मीद नहीं थी
कि जो बातें मीडिया में आ रही थी कि पाकिस्तान कुछ संजीदा हुआ है, कुछ ऐसे मामलों में आगे बढ़कर काम करना चाहता है, मुझे तो इस पर आश्चर्य लग रहा है कि वो लोग कह रहे हैं कि पठानकोट की जांच के लिए उनकी टीम यहां आएगी। अरे भाई, हमारे एनआईए को आप अलाउ करो ना, हम जाके वहां जांच करते हैं, आप कैसे जांच करोगे? इस तरह की रिडिकुलस बातें आ रही थी। तो मैं समझता हूं कि भारत को बहुत ही सावधानी से अपने कदम उठाने चाहिए, और जो चीजें आ रही हैं वो कोई ऐसा नहीं कि पहली बार हम देख रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक कि वो कोई ठोस कार्रवाई न करे। मेरा स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान, जैसे मोहम्मद के, आप कल भी ये भी खबर आई कि उसके कुछ ऑफिस को सील किया गया है, लेकिन उसका मुख्यालय बहादुरपुर में तो जो हेडक्वार्टर है वो खुला हुआ है, उसमें कोई सीलिंग की अथॉरिटी, पाकिस्तान अथॉरिटी ने कोई सील नहीं किया। हाफिज सईद खुलेआम घूम रहे हैं, लखवी खुलेआम घूम रहे हैं। तो जो भारत के मोस्ट वांटेड लोग हैं, जिनको भारत में ट्रायल होना है, जिनकी आवश्यकता भारतीय कानून को है, जो भारतीय कानून के ऑफेंडर है, वो खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे हैं। और उसके बाद पाकिस्तान हमसे बात भी करना चाहता है, शांति विस्थापित की बात करता है, तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मेरा स्पष्ट मानना है। तो कांग्रेस की राय में पाकिस्तान अगर संजीदा है तो इन आतंकियों को, जो भारत के खिलाफ साजिश रचते रहते हैं, वे भारत को सौंपे, हम उन्हें अपने कानून के हिसाब से उनका ट्रायल करेंगे। पाकिस्तान का पास्ट ऐसा नहीं रहा है कि भारत विश्वास कर पाए, ये कांग्रेस पार्टी साफ तौर पे बोल रही है नावेद साहब। लेकिन साथ ही साथ प्रभात झा को भी सुन लीजिए, जो कि रूलिंग पार्टी बीजेपी के हैं। प्रभात झा साहब, सत्ताधारी दल को तो भारत में मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा विश्वास है, या भी आप बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, अभी सरकार का यह मानना है कि उसको भारत में आने देना चाहिए और जांच में मदद करने देना चाहिए। प्रभात जी। मैं आकाश जी आपकी बात से सहमत नहीं हूं, इस बात से कि ये कांग्रेस का मसला है, विपक्ष का मसला है या सत्ता पक्ष का मसला है। मेरे मित्र आकाश, ये देश का मसला है, और देश के मसले में विपक्ष की भी वही भूमिका होती है देश से जो सत्ता पक्ष की होती है, क्योंकि देश के लिए दोनों ही काम करते हैं, चाहे वो प्रेम जी मिश्र हो या प्रभात झा हो। इसलिए मेरा मानना है अलग भूमिका कि में, हम भी मैं आपसे समझना चाहता हूं। जी जी। नहीं, मैं प्लीज, भूमिका का सवाल नहीं है, देश पर सबकी भूमिका एक होती है, और मुझे खुशी है कि मिश्रा जी ने भी वही बात कही है जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं भी यही कहना चाह रहा हूं कि सकारात्मक पहल की प्रारंभ की गई है, जैस के यहां छापे पड़े हैं, हमें लगता है कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, लेकिन सतर्कता बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के अतीत की बातों पर क्या सरकार नहीं देगी ध्यान? मुझे अपनी सरकार पर, हमारी सरकार पर हमको भरोसा है, और हम सबको भरोसा रखना पड़ेगा कि राष्ट्र हित में, जनहित में, देश हित में हमारी सरकार एक्शन लेती है। और आज भी अनेकों बार यह कहा गया है कि भारत सरकार की ओर से, विदेश मंत्रालय की ओर से, कि पहले एक्शन, उसके बाद चर्चा, और दोनों की सहमति से चर्चा आगे बढ़ने की बात हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि हम वेट एंड वॉच में रहें, और हम ध्यान से देखें, हम सतर्क होकर देखें, हम फिर से चोट नहीं खाएं। प्रेशर भी होना चाहिए, हम सब लोगों ने कहा, अब उन्होंने कल गलत जानकारी दी या सही जानकारी दी वो जाने, लेकिन इतना तो सच है, मीडिया ने भी उसकी पुष्टि की है कि उनके यहां छापे पड़े हैं। जनरल सेना, ये बताइए कि शीर्ष स्तर पर प्रधानमंत्री ने खुद सारी बातों का जायजा लिया, उसके बाद फैसला लिया गया कि रुककर देखें, पाकिस्तान को कुछ और समय दें कि कुछ ठोस कार्रवाई की जाती है या नहीं। ये चीजें खुलकर बोली नहीं जा रही हैं, लेकिन ये भारत सोच रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब जब कोई ना कोई अनप्लेजेंट वारदात होता है तो पूरे हर एक भारतवर्ष में हर एक भारतीय के प्रश्न में उठता है, और जो सबसे मुख्य प्रश्न जो उठता है कि क्या पाकिस्तान की नीयत साफ है, पाकिस्तान का नीयत पाक है। प्रश्न ये है, आप लखवी के केस में लीजिए, हमने अबू जंदल का कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया, कसाब का स्टेटमेंट दिया, यूएस का इंटरसेप्ट दिया, रिकॉर्डेड टेप्स दिया, क्या हुआ? उस एविडेंस का कोई महत्व नहीं हुआ और लखवी जेल से बाहर निकल गया। आप कारगिल वॉर में 300 से ज्यादा सोल्जर्स पाकिस्तान के मारे गए, और पाकिस्तान इस चीज को झूठा साबित करने के लिए कि वो पाकिस्तानी सोल्जर्स नहीं थे, उनका बॉडी तक क्लेम नहीं किया। जो देश अपने सिपाहियों का बॉडी तक क्लेम नहीं करता है, उस देश से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? काट की हांडी हम कितना बार चढ़ाएंगे?
और हम लोग दूध के जले हैं, हम बार बार दूध गर्म दूध नहीं पीना चाहते। मैं नावेद जी से कहना चाहता हूं कि आप एक उदाहरण दीजिए, एक एग्जाम्पल दीजिए जहां पाक की जो नीति है और पाक का जो अप्रोच रहा है हिंदुस्तान की तरफ, वो पाक रहा है, साफ रहा है, नेक रहा है। एक एग्जाम्पल, 1947 से अभी तक पूरी इतिहास है धोखाधड़ी की। श्रीनगर एयरपोर्ट आप देखिए, 65 वार, 71 वार, हरे पूरा इतिहास है धोखा का। आप कहते हैं इतिहास को भूल जाइए, आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारा अनुभव कहता है कि कुछ नहीं होने का है और आप एविडेंस को इस तरह से टेम्पर करेंगे, विंडो ड्रेसिंग करेंगे, दिखाएंगे कि आप 2 कदम आगे चल रहे हैं और 6 कदम पीछे जाएंगे। तो और इस शटल डिप्लोमेसी में आप पूरे इशू आपने मास्टरी कर रखा है आर्ट ऑफ कंफ्यूजन का। जलसिन्हा जो आप बोल रहे हैं उससे जुड़ी एक और बात मैं एक स्टेप आगे लेकर जाऊंगा। कल से लेकर अभी तक पाकिस्तान का मीडिया यही कह रहा है कि जैशे मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर या तो अरेस्टेड है या डिटेन्ड है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान में जैशे मोहम्मद का प्रोपेगेंडा लगता है जारी है। एक ऑडियो जहां आमतौर पे जैशे मोहम्मद के स्टेटमेंट्स डाले जाते हैं फेसबुक पे, उसके ऊपर डाला गया है और उस ऑडियो के अंदर यह कहा गया है, जो क्लेम है वो ये कि मौलाना मसूद अजहर ने उसे लिखा है लेकिन आवाज उसमें किसी और ने दी है, यानी स्टेटमेंट मौलाना मसूद अजहर का है। अब इसकी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन, उसके सत्यता को हम प्रमाणित नहीं कर सकते IBN 7 पर, लेकिन पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि इस पर आमतौर पर जैशे मोहम्मद के स्टेटमेंट डाले जाते हैं और इसमें कथित रूप से अगर मौलाना मसूद अजहर का स्टेटमेंट इसे माना जाए कि खुद उसने लिखा है, तो इसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी बात कर रहा है और पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पाकिस्तान की फौज को और पाकिस्तान की सरकार को धमका भी रहा है। सुनिए क्या है स्टेटमेंट के अंदर जैशे मोहम्मद का कथित स्टेटमेंट। ये सारी बातें आज इसलिए याद आई कि भारत से हमारे बारे में एक ही शोर आ रहा है, पकड़ो मारो पकड़ो मारो, और यहाँ अपने मुल्क के हुक्मरानों को ये सदमा है कि शायद हमने उनकी यारी में खलल डाला है। ये चाहते हैं कि क़यामत के दिन ये मोदी और वाजपेयी के यारों दोस्तों में उठाए जाएं। हमें अपने मरने या पकड़े जाने की अल्हम्दुलिल्लाह कोई फिक्र नहीं, और दुश्मनों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा लश्कर तैयार है जो मौत से इश्क रखता है, और इस लश्कर की जड़ों तक पहुंचना किसी दुश्मन के बस में नहीं है। इंशाअल्लाह ये लश्कर दुश्मनों को ज्यादा दिन खुशी भी नहीं मनाने देगा। अफसोस के यहाँ के हुक्मरानों ने इसकी कदर नहीं की। ये गैरों के इशारों पर चलते रहे और अपने ही मुल्क को आग और बारूद के ढेर में तब्दील करते गए। इनमें से हर एक आता है, मुल्क में आग लगाता है और फिर बाहर भाग जाता है। मोदी को क्या हिम्मत थी कि वो इनको 72 घंटे की डेडलाइन देता। कोई गैरतमंद इंसान किस तरह से ये लहजा बर्दाश्त कर सकता है। हुक्मरान जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो इस मुल्क के लिए सख्त खतरनाक है। कॉमोडोर जीजे सिंह हमारे साथ नए मेहमान जुड़ गए हैं। कॉमोडोर सिंह, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप अभी ये ऑडियो सुन रहे थे, कथित रूप से इसे लिखने वाला खुद मौलाना मसूद अजहर है। जिस तरह की धमकी वो पाकिस्तान के हुक्मरानों को दे रहा है, जिस तरह से वो कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिम्मत के वाकई होती कि 72 घंटे के अंदर का अल्टीमेटम, उसके अंदर कार्रवाई करे पाकिस्तान, ये बात कहता। अगर पाकिस्तान के हुक्मरान कमजोर नहीं होते, इस तरह का प्रोपेगेंडा अभी भी पाकिस्तान में कर पा रहे जैशे मोहम्मद? देखिए आकाश जी, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि ये एक ऐसा मैं एनालिसिस आपको देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो मौलवी मौलाना है उनकी कितनी ताकत है। पहले सबसे मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इनके फॉलोअर्स होते हैं, जैसे ये मौलाना मसूद अजहर है, इसके जो फॉलोअर्स होते हैं, जो इसको सुनने वाले होते हैं, जो इनका अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं क्लाउड होता है, वही पाकिस्तान की आर्मी को ज्वाइन करता है, उसकी रैंक एंड फाइल को बनाता है। यहां तक कि इनकी अप्रोच पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स तक भी होती है। दूसरी बात यह कि जितनी ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम लोग वहां पे हैं, कंजर्वेटिव मुसलमान हैं, और जो फंडामेंटलिस्ट है, उनका ये कहना होता है कि हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाना, काफिरों के साथ हाथ मिलाना है, उनके रास्तों के ऊपर चलना है, उनकी जो कस्टम है, जो उनका रवाज है, उसको अपनाना है। तो वो एक किस्म से पाकिस्तान वाला जो ये मौलाना मौलवी लोग हैं, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी
प्रॉपर पक्का मुसलमान मैंने समझते। तो ऐसी तरह की जो प्रोपेगेंडा ये प्रचार करते हैं उसका असर पाकिस्तान आर्मी के ऊपर है, और पाकिस्तान आर्मी इसीलिए इनको थोड़ी प्रोटेक्शन देती है, थोड़ी क्या काफी प्रोटेक्शन देती है। और ये जो मेरे ख्याल के अंदर जो प्रोपेगेंडा या जो भी ये प्रचार कर रहे हैं, ये प्रचार पाकिस्तान में सुनने वाले बहुत हैं। तो ये जो हमारे नवाज शरीफ साहब हैं, ये नवाज शरीफ और अपने मोदी साहब की दोस्ती जो है वो कायम है अच्छी केमिस्ट्री के ऊपर। इनका आपस के अंदर जो भी तालमेल बना है या रिश्तों का जो बना है वो बहुत अच्छा है। तो ये दोनों प्राइम मिनिस्टर एक ये जो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बात है इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं इस बात को और आगे बढ़ा उससे पहले मैं नवेद चौधरी साहब से पूछना चाहता हूं कि हाफिज सईद ये सोचते हैं कि वो सरकार को बताएंगे कि कैसे पॉलिसीज चलाना चाहिए, मौलाना मसूद अजहर ये सोचता है कि वो पाकिस्तान की सरकार को बताएगा कि उसको जिहाद कैसे करना चाहिए। कभी आपको नवेद साहब ऐसे पाकिस्तान के अंदर सीरियस डिस्कशंस होते हैं कि क्या एक तरह से ये सब मिलकर हाईजैक कर रहे हैं पूरा पाकिस्तान गवर्नमेंट का एजेंडा? देखिए, पहले तो ये जो बातें अभी मेरे दोस्त ने कई पहले जो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को सबूत बताए कि आज तक उन्होंने कौन सी बात को पूरा किया, तो फिर इस बाजी के जब पन्नों में आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले तो गंगा प्यारा केस का नजर आएगा। जब गंगा प्यारा केस के बाद आपके अपने ही जब लेखक ने लिखा कि जी वो हमने एक प्लान किया था, तो फिर बातें तो खुल के इस तरह सामने आ जाती है। आप तो 1971 में चले गए, इतने पीछे ना जाए, हमने बहुत रास्ता तय कर लिया है तब से। और वो पाकिस्तान का क्लेम है, इंडिया का क्लेम वैसा नहीं है, तो उस पर फिर नया झगड़ा होगा, हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। किताब आपको भेज दूंगा, वो किताब आपकी अपनी छपी हुई किताब। मुझे मालूम है सुशांत सरीन आपको 10 किताबें भेज देंगे, आप दोनों के क्लेम चलते रहेंगे बहुत लंबे टाइम। मेरी बात इसीलिए समझ गई। तो जहां तक ताल्लुक है कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ अगर हाफिज सईद और ऐसे लोग हैं तो आपके यहाँ भी शिव सेना और दूसरे लोग ऐसे हैं, तो दोनों तरफ ये प्रॉब्लम है। इसलिए तो मैं बात कहता हूँ कि हमें बात को आगे बढ़ाना चाहिए, हमें इनकी वजह से अपने रास्ते नहीं रोकने चाहिए। ये जो रुकावटें पैदा करते हैं, एक मिनट आगे बढ़ना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही बात है, अपन दोनों इस पे अग्री कर रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन जल्द एक मिनट लौटता हूं आपके पास। जनरल सेना ये बताए कि जिसको पाल पोस्ट पर संभाल कर इतना यहां तक ले जैश ए मोहम्मद को, मसूद अजहर को, उसको वाकई इसलिए कल विश्वास नहीं हो रहा था भारत में के लोगों को कि क्या पाकिस्तान फौज वाकई तैयार हो जाएगी कि इसके अगेंस्ट हम कोई ठोस कार्रवाई करें? देखिए, मुझे तो कभी कभी लगता है कि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के तुलना में ये जो आतंकवादी संगठन है वो ज़्यादा शक्तिशाली हैं और उनकी हुकूमत ज़्यादा चलती है, पहला चीज़। और इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि जो जैश ए मोहम्मद का चीफ परवेज मुशर्रफ के लाइफ पे 2 बार अटेम्प्ट किया, और जनरल कयानी जो बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, उन्होंने वो कॉन्फिडेंट थे परवेज मुशर्रफ के, और उन्होंने जब इंक्वायरी की तो इस नतीजे पर पहुंचे कि जैश ए मोहम्मद का चीफ इन्वॉल्व था और इस ऑर्गेनाइजेशन को जैश ए मोहम्मद को बैन किया गया। और दुख की बात है कि जो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई अपने पूर्व थल सेना अध्यक्ष और जो बाद में हेड ऑफ द स्टेट बने और जो अटैक हुआ था एज ए हेड ऑफ द स्टेट उन पे हुआ था, उसके हित में नहीं सोच सकते हैं, तो फिर कैसे आप सोचते हैं कि हिंदुस्तान के हित में सोचेंगे? पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जब माननीय प्रधानमंत्री लाहौर जाते हैं, 24 घंटे के अंदर हाफिज सईद टीवी पे आता है और इस तरह से ओपनली चैलेंज करता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को। ये कैसा देश है, किसकी हुकूमत है जी? ऐसे आतंकवादी। जलसेना, आपने जो बातें कही है इसे जोड़कर मैं नवेद साहब से थोड़ा सा ये समझना चाहता हूं कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को तो ये इल्म नहीं है कि मौलाना मसूद अजहर कहां है, लेकिन पाकिस्तान के, और ये सीरियस क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, कि एस्टैब्लिशमेंट को इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इंडिया में नहीं दुनिया भर में बहुत कम है, कि जहां तक टेरर का सवाल है पाकिस्तान के अपने अंदर कोई टेरर अटैक हो रहा हो तो उसकी बात अलग है, वरना ये जो पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें पाकिस्तान एक्ट करेगा, इस पर दुनिया को बहुत कम भरोसा है। देखिए, अभी ज़रब के ऊपर जब करते हुए जब इस साल को वो तो आप ही के ऊपर हमले हो रहे हैं ना, पेशावर में आप ही के आतंकी आप ही के स्कूल में हमला कर रहे हैं। बात सुनेंगे तो आगे बढ़ेगी ना। उन्होंने जब कहा कि चाहे कोई भी हो उसको खत्म करेंगे, और इसीलिए तमाम यहाँ जो नेशनल एक्शन प्लान की हम बात करते हैं, हमारी पार्टी भी इसी टॉपिक पे आती है कि नून लीग
इससे बाहर निकले और वो नेशनल सोच लेके आए। हम आपसे इस बात पे ये तो कह रहे हैं कि लेके आए, लेकिन उसके लिए हम सबको माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा उन कुवतों को जो ये कुवतें चाहती है कि इस मुल्क के साथ और आपके मुल्क के साथ मिलकर दोस्ती का हाथ बढ़ा के आगे बढ़ाया जाए, ना कि उनकी रास्तों में रुकावट डाली जाए और उन लोगों को फायदा पहुंचाया जाए जो कुवतें नहीं चाहती कि ऐसे हालात हो। जब हम इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे तो उससे हालात पॉजिटिव होंगे और इसके हालात बेहतर होंगे। सुशांत सरीन, आगे रास्ता खुल रहा है? कहना बहुत मुश्किल है कि रास्ता खुल रहा है कि नहीं। मेरा मानना यह है कि जब तक मैं बाकी मापदंडों पर पाकिस्तान को उतरते हुए नहीं देखता, मैं अभी ये चूरन खरीदने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये हम पहले भी देख चुके हैं और कई बारी पहले भी देख चुके हैं। इसी तरीके के आश्वासन, इसी तरीके के कदम उठाए जाते थे, बैन किया जाता था, फिर छोड़ दिया जाता था, तो ये सब कुछ हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन अगर इसमें फॉर एग्जांपल जिन लोगों को ये पकड़ते हैं उनकी सजाएं या उनकी जो केस है वो फौजी अदालतों में चलता है और चंद हफ्तों महीनों में उसको सेटल कर दिया जाता है, तब मैं मानूंगा कि हाँ, जेन्युइनली पाकिस्तान उन सारी चीजों पर आगे बढ़ रहा है जिसका उसने हमारे को आश्वासन दिया है। ठीक है। अदरवाइज ये लफाजी है जो पहले भी सुन चुके हैं हम और आगे भी शायद सुनते रहेंगे। एक बात तो ये, दूसरी चीज ये मैं कल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जबकि जैश ए मोहम्मद को 2002 में बैन कर दिया था, उसकी एक लिहाज से तंजीमी ढांचा उनका बरकरार रहा था, तभी मुशर्रफ के ऊपर बाद में अटैक हुआ। लेकिन मसूद अजहर या जो उनकी जो टॉप की जो हियरार्की थी जैश ए मोहम्मद की, उनके ऊपर हाथ नहीं डाला गया था। वो तब भी पाकिस्तान की फौज के अधीन रहे थे, उनके एसेट्स रहे थे और उनका इस्तेमाल कई जगहों पे किया गया। खास तौर पर जब GHQ के ऊपर हमला हुआ तो इनमें से कुछ लोगों का इस्तेमाल किया गया एज इंटरमीडियरीज विद द टेररिस्ट। तो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। अब अगर इसके खिलाफ उसी तरीके का एक्शन लिया जाता है जैसे कि इसी के एक एसोसिएट मलिक इशाक के खिलाफ लिया गया, जिसको अब उसके बेटों समेत और 15 और लोगों के साथ एक फेक एनकाउंटर में मार दिया गया, फिर तो मैं मानूंगा कि हाँ, एक्चुअली पाकिस्तान इनके ऊपर क्रैकडाउन कर रहा है। अदरवाइज ये वही पुरानी पिक्चर है। जेडीयू के नेता अजय आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, खुलकर बोला नहीं जाती हर बात डिप्लोमेसी में, लेकिन भारत की सोच इस वक्त ये लग रही है कि पाकिस्तान को कुछ और समय दो, कुछ ठोस करने तो दो, तब तो बात आगे बढ़ाएं। आप सहमत हैं इस पॉलिसी से? आकाश जी, आपने वो हाइड एंड सीक सुना है? तो हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी आजकल हाइड एंड सीक में चली गई है कि 2 दिन पहले गृह मंत्री का बयान आता है कि पाकिस्तान को और समय देना चाहिए, उसके साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर का बयान आता है कि हम पाकिस्तान को घर में घुस के मारने के लिए तैयार हैं। कल जनरल सुहाग का बयान आता है कि भारतीय सेना को बस इजाजत की जरूरत है, हम कभी भी घुस के आक्रमण कर देंगे। आज फाइनली एक खबर आ जाती है कि भाई विदेश सचिवों की वार्ता टल गई। तो आप ये मुझे बताइए कि आप आकाश सोनी है, मैं अजय आलोक हूं, मैं जानता हूं पिछले 40 वर्षों से आप मेरे पड़ोसी हैं, लेकिन हर बार आपकी वही हरकतें रही हैं, आप सुधरने वाले नहीं हैं। उसके बावजूद भी हम आपको वही समय देते जाते हैं बार बार, क्योंकि मैं जानता हूं आप नहीं सुधरेंगे। तो गलती आपकी आकाश सोनी की नहीं है, गलती मेरी है, मैं बेवकूफ हूं। और इन बेवकूफों के चक्कर में आज 125 करोड़ भारतवासी भी मूर्ख बन रहे हैं, और मूर्ख बनने के लिए हमें बाध्य किया जा रहा है ये कहते हुए कि पड़ोसियों से रिश्ते सुधारने बड़े जरूरी हैं। अरे भैया, सुधारिए रिश्ते, कौन मना कर रहा है, लेकिन आप किस तरह से रिश्ते सुधारना चाहते हैं? आप आलोक जी, लेकिन सवाल ये भी है ना कि ऑप्शन है क्या? प्रभात जी जवाब देना चाहेंगे? बहुत स्वागत किया। करगिल हो गया। प्रभात जी, आप ये देखिए ना, ब्रजेश मिश्रा वाजपेयी जी गए, हम लोग मैं आकाश जी, मैंने पहले कहा आपको, अब मोदी जी एयर डैश करके इस्लामाबाद के मसले पर हो गया। डोभाल साहब कहते हैं कि नहीं, बड़ा अच्छा से सिक्योरिटी हमने मैनेज कर ली। ठीक, तो समझ में नहीं आ रहा है आपकी बात एकदम साफ है। प्रभात जी जवाब दे रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी से कैसे इंटरनेशनल रिलेशन चलेगा? देखिए, मैंने पहले कहा कि देश के मसले पर सबकी एक आवाज होनी चाहिए। मैं क्रिटिसिज्म में विश्वास नहीं करता, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, जनता दल यू की हो, विदेश नीति वही रहती है। इसलिए यह कहकर नंबर गेन करने के लिए मैं कभी एक चैनल पर नहीं आता, ना मुझे इन सब चीजों पे विश्वास है। मुझे अपने प्रधानमंत्री और 125 करोड़ की भावना को समझने वाले प्रधानमंत्री पर विश्वास है कि निश्चित तौर पर राष्ट्र हित में, जनहित में वो बात होगी और वही बात होगी। 125 करोड़ की भावना ये है कि पाकिस्तान नहीं समझ सकता है।
मैं आप दोनों को थोड़ा सा रोक रहा हूं। जल सिन्हा, मैं आपसे जल्दी जानना चाहता हूं कि भारत में इतना शक व शुबा क्यों है? भारत में इतना शक शुबा इसलिए है कि पाकिस्तान की 10 पॉइंट स्ट्रेटजी रही है पूरे चीज को हमेशा कंफ्यूज करने के लिए। पहला चीज कि हिंदुस्तान बहुत जल्दी इस नतीजे पे आता है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। दूसरा, वो पाकिस्तानी नहीं थे। तीसरा, वो नॉन स्टेट एक्टर्स थे। चौथा, प्रूफ कहां है। पांचवा, कि रॉ के लोग थे। छठा, कि पाकिस्तान भी विक्टिम है आतंकवाद का, फ्रंट लाई है आतंकवाद के क्षेत्र में, और आतंकवाद के लिए शोल्डर टू शोल्डर हिंदुस्तान के साथ लड़ने के लिए तैयार है। और अब एक नया 11वां पॉइंट ऐड हो रहा है कि हम माहौल हिंदुस्तान क्रिएट करें ताकि वार्तालाप आगे बढ़े, ताकि हम आतंकवाद को खत्म करें। बहुत इंटरेस्टिंग बात, बड़ा फैसिनेटिंग। ये जो कई दिनों में होता है नावेद चौधरी साहब, वो कुछ 30 सेकंड में जल सिन्हा ने सामने रखा है। आप पॉलिटिकल रिएक्शन भी सुन रहे थे, ये बताएं, बदलना तो यहां पर पाकिस्तान को ही है, कैसे माहौल बदलेगा? कुछ ठोस एक्सपेक्ट करें 1-2 दिन में? देखिए, जो बातें अभी कही गई, मैं समझता हूँ कि यही बातें इस माहौल को बदलने के लिए है। हमारे यहाँ टेररिज्म का जो तरीकाकार है, जिस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है, हम सब इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि इंतहा पसंदों को हम किसी न किसी तरीके से खत्म करें। इंतहा पसंदी खत्म तभी की जा सकती है जब हम दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलके भाईचारे की दोस्ती बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे और पॉजिटिव स्टेप्स लेंगे, और उन इश्यूज को, जिन इश्यूज की वजह से हमें एक्सप्लॉइट किया जाता है, उन इश्यूज को हल करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। क्या आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन पे आप लगाम लगा पाएंगे? क्या आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन पे ज्यादा सेफ है हमने बजाय के एक वो जिसके ख्यालात जो गवर्नमेंट के साथ नहीं मिलते। देखिए, बात यह है कि ये अगर आपकी तरफ इंतहा पसंदी होगी कि जी जंग कोई सोल्यूशन नहीं होता, किसी चीज का सोल्यूशन होता है लोगों के माइंड को चेंज करना, सोल्यूशन होता है लोगों को अवेयरनेस पैदा करना। और अवेयरनेस आप अपना माइंड तो बदलिए। सुशांत सरीन, बेंचमार्किंग क्या है? आखिरी 20 सेकंड, सुशांत सरीन, बेंचमार्किंग किन चीजों से होगी? क्या चाहता है भारत? मेरे ख्याल बेंचमार्किंग उन्हीं चीज़ों से होगी जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि एक तो इनके ऊपर कितनी लगाम कसी जाती है, किन किन लोगों को पकड़ा जाता है, वो कितने सीनियर हैं, क्या वो सिर्फ फुट सोल्जर्स थे या वो जो सरगना हैं इन गुटों के, उनको पकड़ा जाता है। मेरे ख्याल एक बेंचमार्क तो ये होगा। दूसरा बेंचमार्क ये होगा कि अगर पाकिस्तान यहाँ पर एक डेलीगेशन भेजता है, सबूत इकट्ठे करता है और वहाँ पर किस तरीके का केस फाइल करता है, किस कोर्ट के नीचे इस केस को चलाया जाएगा, क्या ये ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट होगा, एंटी टेररिस्ट कोर्ट होगा, या बहुत सारी ऐसी बातें बोल रहे हैं जो पहले नहीं हुई है, क्या इस बार होती है? मेरे पास समय बिल्कुल समाप्त हो गया है, लेकिन एक बात जरूर है कि जी मेरे पास समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। बात कहना चाहता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आज, लेकिन आगे भी इस पर बहस जारी रहेगी। एक बात जरूर है, कॉम्पोजिट डायलॉग अभी भी शुरू नहीं हुआ है और उसके पहले ही सूद न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। देखते हैं पहुंचते कहां हैं।